तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का बहुत फुकदान मिलता है। एक और चीज़ का जो हमें फुकदान मिलता है वो ये है कि जो एट द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है हमारी टीम के अंदर वो बहुत कम है। अगर देखा जाए खिलाड़ियों में, देखा जाए कैप्टेंसी में, देखा जाए किस बंदे को किस जगह पे भेजना है, खुद बल्कि किस तरह से परफॉर्म करना है, इस चीज़ की भी मेरे ख्याल से स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत है कि भाई आपने हर चीज़ को जज करके प्रॉपर टाइम पे आपने डिसीजन लेना है, चाहे वो आपके प्लान के अगेंस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो जो एक सिनेरियो हमें सिखाया जाता है, हर फील्ड में सिखाया जाता है, और एथलीट्स को खास तौर पे कि आपके पास प्लान ए है, वो काम नहीं कर रहा तो आपके पास प्लान बी, प्लान सी, डी ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। देखें उसके लिए ना हमें ज़रूरत है प्लेयर्स की कि मतलब प्लान ए बी एज इन क्या है कि मतलब आपका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपका ओपनर इंजर्ड हो जाता है और आप ओपनर रखने की बजाय आप मिडिल ऑर्डर भी छेड़ रहे हैं, आप सारे का सारा स्क्वाड छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ओपनर है नहीं, आपके पास ओपनर्स थे, साहिबजादा फरहान उस वक्त भी था, लेकिन ये है कि आपने उसको रिसेंटली आजमाया नहीं था कि आपने उससे कोई पाकिस्तान नेशनल वो अभी खेल नहीं रहा था, कोई आपके पास सीरीज नहीं खेल रहा था। तो द पॉइंट इज दैट कि मैं हमेशा ये बात करती आई हूँ कि जब आपके मैचेस होते हैं बड़ी टीम्स के खिलाफ, टियर 1 की टीम्स के खिलाफ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, तो आप उस वक्त बिल्कुल आप अपनी ए टीम के साथ ही जाएं जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं। लेकिन आप अपने प्लेयर्स को तैयार इस तरह से करते हैं कि जब आपको नजर आ रहा है कि यार अब जिम्बाब्वे के साथ हमारी सीरीज हैं, हमारी अफगानिस्तान के साथ सीरीज हैं, या हमारी टियर 2 की टीम्स के साथ सीरीज हैं, तो आप अपने बाकी प्लेयर्स को लेके नए खिलाड़ियों को ताकि आपके पास एक रिप्लेसमेंट तैयार होती है। इंडिया इसी तरह करता है। मैंने देखा है कि आज इंडिया की जो T20 की टीम है, ये उनकी वो टीम थी जो नॉर्मली खेलती थी। टेस्ट की टीम भी आप उनकी देख लें कि नॉर्मली ये लोग खेलते थे। आज उनके पास जब रोहित शर्मा जाने की बात करता है, विराट कोहली जाने की बात करता है, तो उनके पास खिलाड़ी बने हुए प्लेयर्स मौजूद होते हैं। अब जो डिसीजन मेकिंग की जहां तक बात है, देखें जब हमारे पास किसी प्लेयर की इंजरी सामने आई है, हमें नहीं समझ आई, ये इस वक्त हमारा गोल्डन पीरियड है कि अगर अल्लाह ना करे कि शाहीन हमारे पास नहीं प्रिपेयर होता आगे आने वाली हमारे वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे पास पीछे सलमान मिर्जा है, हमारे पास वसीम जूनियर है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं कि जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये शाहीन की जगह आगे जा सकते हैं। तो व्हेन यू हैव समथिंग इन योर बैग, देन यू मेक अ डिसीजन एंड देन यू मेक अ प्लान बी और सी। तो जब तक वो नहीं था तब तक हमें प्लानिंग में बहुत ज्यादा फुकदान नजर आया। बिल्कुल फुकदान नजर आया। अच्छा मानी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप एक और बात कर रहे थे कि हमें जो शाहीन है वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली फॉर्म में अभी तक नजर नहीं आए। तो पिछले दिनों में हमने ये कैप्टेंसी के रोले इतने ज्यादा थे, कैप्टेंसी के ऊपर बातचीत चल रही थी, ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुपिंग वगैरह और थोड़े बहुत ये वाले सिनेरियोज थे, ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट किए हैं कि मे बी उनका माइंडसेट प्रॉपर सेट नहीं था कि अभी कैप्टेंसी इनके पास आएगी, अभी कैप्टेंसी वापस ले ली गई है या किसी और के पास जाएगी, और फिर और जो मुख्तलिफ चीज़ें सिनेरियोज चल रही थी टीम में, आप कह सकते हैं। और अगर ये चीज़ें अफेक्ट कर रही थी तो आपके ख्याल से अब कम हो गई हैं कि अब जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे आगे आने वाली सीरीज में? देखिए, जहाँ तक ये ग्रुपिंग वगैरह का ताल्लुक है ना, नो डाउट कि इसने सिर्फ शाहीन को नहीं, इसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है। हाँ, हिला के रख दिया था। ये जो 2022-23 की हम बात करते हैं बार बार, क्योंकि उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी आपकी, टॉप मैनेजमेंट भी और जो उसके बाद भी, उनका तरीक़ाकार यही था कि डिवाइड एंड रूल वाला कि आप लड़वाएं। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत अरसे से हमारी टीम में चलता है। वो अपनी तरफ से वो वसीम वकार वाला और आगे बढ़ाना चाह रहा था ना। एक ग्रुप आ रहा है तो दूसरा ग्रुप को सर ना उठाने दिया जाए। आपने देखें उस वक्त आपके जो चेयरमैन थे उस वक्त, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, कि वो टीम वर्ल्ड कप के दौरान खेलने गई हुई है और वो टीवी पर बैठ कर एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि अगर ये हार जाएंगे तो इनके अगेंस्ट एक्शन होगा या जो भी, उस दौरान वो ये बातें करें कि टीम खेलने गई हुई है। मतलब यार ये कितनी नॉन सीरियस चीज है। तो आपने उसके बाद पैनिक बटन, जो हमेशा से हमारे एक तरीका है कि पैनिक बटन हम दबा देते हैं कि आपने सब कुछ आगे, आपने उससे पहले ये बातें शुरू कर दी थी। और फिर आपने एक प्लेयर को वो करने के लिए उसको वो यस मैन नहीं था आपके आगे, तो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए दूसरे प्लेयर्स को कप्तानी का लालच देके और कप्तानी की बातें करके आपने टीम के अंदर दरारें डाली। ठीक है ना? हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है कि ज़राए के मुताबिक, वो ज़राए भी हमारे एक्सपोज नहीं होते, लेकिन वो ज़राए की बातें जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ज़राए वालों को तो मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, हमारे अपने पेटी भाई हैं तो उनके बारे में क्या बात करूंगा कि वो ज़राए होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। खबर ज़राए के थ्रू ही आपको मिलती है। ज़राए का भी उसका मैं थोड़ा सा, लेकिन हर खबर बताने वाली नहीं होती। हाँ, ये बात बहुत नहीं, मीरब ने बात बिल्कुल, ये हम
कि हर चीज सामने लाने की नहीं होती। Exactly. हर जिस तरह कहते हैं ना कि हर सच बोलने का नहीं होता। हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो टाइमिंग है कुछ की बहुत खराब होती है। अब देखिए, मुझे अल्लाह के फजल से तकरीबन इस फील्ड के अंदर 27-28 ईयर्स हो गए, ठीक है ना, कि बहुत सारी चीजें ऐसे सामने देखी हैं, चाहे खुद देखी हैं या लोगों से जो अपने साथ के कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, बहुत मोहतरम लोग हैं, कि बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें स्पेशली माजिद भट्टी साहब का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा कि उनके साथ भी मैंने काम किया, बहुत सीनियर है मेरे उस्तादों में से। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी, लेकिन हर चीज़ को हम सामने आके मीडिया पे आके या कहीं लिखने में या बोलने में पेश नहीं करते। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे पहले होता है, कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बारे में भी और टीमों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो उनको आप नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद साल में ये हुआ कि ना तो मीडिया के बाद साथी हमारे उन्होंने इस चीज़ का वो मतलब ख्याल किया, ना आपके बोर्ड ऑफिशियल्स ने किया, ना आपके प्लेयर्स ने किया, ना टीम ऑफिशियल्स ने किया, कि सारी चीजें जो थी वो अंदर की वो बाहर आती रही, वो एक से बढ़कर एक चीज जो सामने आती रही, जिससे टीम के अंदर भी खराबियां पैदा हुई, बाहर भी खराबियां पैदा हुई, हर सतह पे। और अभी तक वो आपको डैमेज, अब तो देखिए अब ठीक है, चीजें सेटल डाउन हुई हैं, बहुत सारी चीजें सेटल डाउन, लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त जाकर हुई कि जब वो कहते हैं ना कि चिरागों में रोशनी नहीं रही। बहरहाल अल्लाह करे कि चीजें सेटल डाउन होती जाएं, लेकिन बहुत देर हुई चीजों को सेट होने में। लेकिन अभी एक जैसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला भी सिनेरियो चलेगा, एक स्टेबिलिटी आने में हमें थोड़ा सा टाइम हमें नजर आ रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि जितना आपका डैमेज हुआ है, जितनी चीजें, वो इतनी जल्दी संभलती नहीं है। माजी में क्या होता था, माजी में भी होती थी, मैं आपको बताऊं कि उस तरह के रिवॉल्ट या उस तरह के ग्रुपिंग आपने शायद अभी नहीं देखी इस टीम के अंदर, जो 90s का एरा था या 80s का एरा था या उससे पहले का। हम तो लोग 90s वाली बात कर जाते हैं, 70s में क्या नहीं हुआ, क्या मतलब मुश्ताक मोहम्मद साहब के दौर में नहीं हुआ, या कारदार साहब के दौर में नहीं हुआ, हनीफ मोहम्मद साहब के, हर दौर में ये चीज चली है। बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, जिनमें कुछ दुनिया में है, कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके दौर में भी ये चीजें चलती रही हैं। तो या वसीम वगैरह के टाइम में, लेकिन क्या होता था कि उन प्लेयर्स का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता था, उन प्लेयर्स का स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता था, और दूसरा क्या, उनकी ग्रूमिंग इतनी ज्यादा होती थी कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। ये जो अभी रिसेंट बैच है ना, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, ये उतना, इनमें अच्छे इंडिविजुअल्स तो थे एज अ प्लेयर, जैसे बाबर आजम है या शाहीन आफरीदी है या रिजवान है, लेकिन एक पर्सनैलिटी इन्होंने अपनी उस तरह ग्रूम नहीं की, अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने ये भी हम कह सकते हैं ना मानी साहब कि इनको फेम बहुत जल्दी मिला है, इनको क्रिकेट बहुत जल्दी मिल गया है। पहले कहा जाता था पहले इतना जो पिछले जैसे वसीम वकार वगैरह की हम एग्जांपल देते हैं, वो देखो क्या हुआ कि वो जब प्लेयर बन रहे थे, वो प्लेयर बन गए, एक उन्होंने अपने आप को उसी तरह ग्रूम किया, एक पूरा मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक लेजेंड के उसमें ढाल लिया। ये स्टार तो बन गए, ये सारे प्लेयर स्टार बन गए एज अ प्लेयर, लेकिन पूरे अपने स्ट्रक्चर को उसमें नहीं ढाल सके। ये क्यों? बहुत ज्यादा चीजें, इनके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा हो गया। डिजिटल मीडिया भी था, सारी चीजें भी थी, नो डाउट के एजेंट्स और ये सारी चीजें, इतना फोकस कर दिया कि वो उस चीज को शायद संभाल नहीं पाए या उस चीज को समझ नहीं पाए। और ये कह सकते हैं कि इसमें उनकी भी पूरी तरह गलती नहीं है, उनको समझाने के लिए कम लॉट मौजूद है। आपको ग्रूम, वही ना, ग्रूम करना पड़ता है, ग्रूमिंग करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले वाले प्लेयर्स जो थे, उनमें अगर रिफ्ट होते थे या उनके अंदर अगर कोई ऐसी चीजें होती थी, वो उन चीजों को ग्राउंड के बाहर छोड़ के आते थे। अब सलीम मलिक साहब का आप इंटरव्यू सुने, ठीक है, सलीम मलिक पे बहुत सारे सवाल आते हैं, वो एक तरफ है, उनके मामला जो भी थे जिसपे उनको बैन भी हुआ, वो एक अलग डिबेट है। बट पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन सलीम मलिक जो है, तो उनके टाइम में उन्होंने कहा कि वसीम अकरम और वकार यूनुस जो है वो भी कप्तानी की रेस में शामिल थे। कह रहे आपस में बात नहीं कर रहे हैं दोनों, लेकिन कह रहे मैंने वसीम को जाके थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कि वकार के हवाले से, यार वो तो बड़ा मतलब वो चाह रहा है कि इतनी विकेटें ले और ये और वो, तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वसीम को अंदर से वो थोड़ा सा वो आ गया, जाके वकार को भी मोटिवेट कर दिया। क्या कहते थे, हेल्दी कंपटीशन। ये होता था कि यार उसने 5 लिए, मैंने भी 5 लेनी है। ग्राउंड के बाहर है सारी चीजें। ये भी हुआ है कि वसीम अकरम न्यूजीलैंड के टूर में, आपको बताऊं कि ये भी हुआ है कि विकेट ली है, वसीम के साथ 1 या 2 प्लेयर खड़े हुए, वरना जैसे हाई फाइव करते हैं प्लेयर्स आपस में, वो भी नहीं कर रहे उसके साथ, बात ही नहीं कर रहे आपस में। लेकिन क्या एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच जीत के निकल रहा है। मतलब वो ये होता है ना कि ग्रुपिंग अगर आपकी प्रोग्रेसिव है ना, तो उससे हमें कोई मसला नहीं है, वो आपका जाती मसला है।
आप उसके अंदर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप उस ग्रुपिंग को अपने दिमाग पे इतना सवार कर लें कि आप अपनी ही परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज करने लग जाएं, या आप वो डिसीजंस लेने लग जाएं जो कि आपको लगता है कि शायद मुनासिब नहीं है। अब देखिए, बाबर आजम की अगर बात की जाए, बाबर की क्या लॉबी होनी है, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस, उसका अपना एक बैड पैच चल रहा था उस टाइम पर। दूसरी तरफ अगर आप शाहीन को देख लें, शाहीन की क्या लॉबी होगी, शाहीन खुद उस टाइम पर हमें फिट नजर नहीं आ रहा था। बेसिकली तो शाहीन की अगर आप इंडिविजुअली बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंजरी के बाद से शाहीन में वो बात रही ही नहीं है, स्पार्क नहीं रहा। मैंने पहले भी ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले भी ये बात कोट की थी, तो मेरी जो है ना वो भी पिछले दिनों ये एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बहुत पहले मैंने ये डिस्कस किया था। अभी मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि मोहम्मद आमिर के अल्फाज हैं कि जब आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने लग जाते हैं तो 25-26 साल की उम्र में आपके अंदर वो डिफरेंस नजर आने लग जाता है। तो वही बात है कि आप शाहीन को हर जगह यूज करें, बहुत अच्छी बात है, आप करें, मगर ये है कि इंजरी के अंदर आप टेक केयर भी वैसी करें जैसी जसप्रीत बुमराह करता है, जैसी जोफ्रा आर्चर करता है, ताकि आपको पता हो। और फिर ये चीज भी आती है जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होती है। जब अभी जैसे लोग, मैं तो हैरान हूँ कि इस किस्म की बातें कर रहे थे कि अगर जी वर्ल्ड कप से पहले सीरीज है हमारे प्लेयर्स वहाँ BBL खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये जो प्लेयर, जो नया स्क्वाड है, अगर ये परफॉर्म करेंगे तो वो BBL वाले टीम में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप की यही टीम। भाई वो आपके मेन प्लेयर्स हैं, क्या उनको इतनी भी सिक्योरिटी बना देती है? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आप अगर 2 मिनट के लिए बाहर गए, पीछे से खाना उठाकर ले गया कोई, क्या आपको पता ही नहीं है कि यार एक चीज किसी की डेडिकेशन है ना, तो उसने बंदे ने आना है वहां पर, वो उसकी जगह है, वो वहां पे जाके ठीक है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे आगे कोई रन कर रहा है, स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उनका भी टाइम आएगा आगे इन्होंने नहीं आना है, जब उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है, या रिटायरमेंट तो खैर हमारे यहाँ नहीं ली जाती है, बट इन्होंने आगे आना ऐसे ही। तो ये तो एक मुनासिब अंदाज नहीं है बात करने का कि मतलब आप किसी को भी उठा के, तो प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी, फिर उसके बाद आपकी इंजरीज की उस तरह से टेक केयर ना होना, वो सब चीजें मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, जो हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर, खिलाड़ियों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है चीज, जब वो सिक्योर नहीं है। और जो एशिया कप के बाद से हम बार बार इस चीज का एक रोना ही रोते हैं एक तरीके से, ये है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए खिलाड़ियों को, इस चीज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं एक मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरी जगह है, क्योंकि मतलब मुझे टाइम मिलेगा। बिल्कुल, समटाइम्स वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो इतने प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, मैंने तो इसमें परफॉर्म नहीं किया, मैं अगले मैच में मेरी जगह नहीं बनती। ये वाले सिनेरियोस हमारे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, इस पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हमारे पुराने खिलाड़ियों की बात हो रही थी, तो उमर अकमल की वापसी के ऊपर बहुत खबरें हैं, तो मानी साहब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उमर अकमल देखें, वापसी तो खैर नहीं, वापसी तो लीग में वापसी हो सकती है, क्योंकि मुश्किल है। उमर अकमल का पहले भी ये चीज होती रही है, जितने मसाइल उनके मतलब बोर्ड को उनसे है ना, वो इसमें कोई शक नहीं है कि उमर के टैलेंट पे कोई शुबा नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इस बारे में सोचना मेरा ख्याल है कि मूव ऑन, आपको आगे चलना चाहिए। नो डाउट कि उमर का टैलेंट था, उमर के टैलेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उमर ने, देखें, उमर को जो बाहर होने की या टीम से ना निकलने की जो वजह थी, या जो उनका एक प्रॉब्लम आया, उसमें बहुत सारी चीजें थी। सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस का मसला नहीं था, परफॉर्मेंस पहली चीज थी, उनका एक कोच नहीं, मतलब एक से हर कोच के साथ प्रॉब्लम हुआ उमर का। मतलब कह सकते हैं फटा हुआ, ये कह लें, डेव वॉटमोर की बात कर लें, चाहे आप जो है उसकी दीगर कोचेस थे, मिकी आर्थर की बात कर लें, तमाम कोचेस, इवन के जो लोकल कोचेस थे उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, और बहुत सारी चीजें थी उमर की। प्रॉब्लम यही थी कि देखें, वो जो हमने अभी बात की ना ग्रूमिंग वाली, कि आपको एक नॉट ओनली कि एज अ प्लेयर खुद को ग्रूम करना होता है, आपको एज अ पर्सन भी ग्रूम करना होता है। आप प्लेयर तो बन जाते हैं, अच्छे स्टार तो बन जाते हैं, लेकिन अब विराट की बार बार लोग जो एग्जांपल देते हैं, उसकी वजह यही है कि उसने ग्रूम किया ना यार, उसने देखो अपने आप को एज अ पर्सन भी ग्रूम किया। चाहे उसमें ये भी कहा जाता है कि अनुष्का का बड़ा किरदार है इस चीज में, बेशक बिल्कुल ये चीज है, तो जो भी रीजन है, उसने विराट नजर आया, आपको एक डिफरेंट विराट नजर आता है। पुराना विराट है, वो कैमरे के ऊपर आपको गालियां देता हुआ भी नजर आता था, ठीक है ना, कि वो बहुत एग्रेसिव नजर आता था। अब विराट वो प्लेयर है कि अपने गेम के ऊपर फोकस करता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में से कोई ऐसा प्लेयर आया है कि जिसने अपने आप को बहुत बेहतर किया हो, कोई एक, मतलब जिसका एटीट्यूड का मसला हुआ हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, बट उसने अपने टाइम अपने आप को ग्रूमिंग इस लेवल की सिर्फ और सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, ग्रूमिंग आपकी एज अ पर्सन सबसे बड़ी एग्जांपल तो खैर ग्रूम किया क्या शुरू से चेंज तो नहीं, इमरान खान की मैं बात करूंगा कि नहीं, एक बात कि शुरू से देखें, वो उनका एक चीज थी, वो उनकी ये चीज हमने देखी थी
कि एक क्रिकेट में शुरू से एक पर्सनालिटी उन्होंने अपनी या फिर मैं कह सकती हूँ एग्रेसिव नेचर वाली। हाँ, और नहीं, इमरान खान तो बने बनाए थे ना। हाँ, वसीम अकरम बने बनाए थे वो शुरू से। हाँ, वसीम नहीं, यहाँ अच्छा आपने याद दिला दिया। हाँ, वसीम अकरम वसीम अकरम ने बिल्कुल वसीम अकरम, अगर आप देखते हैं 85 का 84 का वसीम अकरम जो अपने दूसरे टेस्ट में 10 विकेटें लेता है और अपने शुरू के वनडे में, इब्तिदाई वनडे में एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेटें लेता है, लेकिन आप देखें कि उसकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज है। उस वक्त की पर्सनैलिटी देखें वसीम अकरम की, और उसके बाद की देखें, यहाँ पे एक्सपीरियंस आता है क्योंकि मुझे वही वसीम अकरम वाला जो ग्रूम्ड है। चंद साल नहीं, वहाँ वसीम अकरम ने अपने आप को बहुत चेंज किया कि वो वसीम अकरम बिल्कुल ही आपको इंटायरली, आप मतलब कभी देखे ना कि आपको इंटायरली चेंज ही बता सकते थे मीरा। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप अगर शाहिद अफरीदी की हमारे सामने एग्जांपल है कि शाहिद अफरीदी ने बहुत अपने आप को, ठीक है उनके क्रिकेट का जो एक माइंडसेट था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एज अ पर्सन या एक पर्सनैलिटी के तौर पे उन्होंने अपने आप को जैसे जैसे वक्त गुजरा अपने आप को बहुत चेंज किया। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल अवाम के सामने अपनी जो पर्सनैलिटी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हर चीज के बारे में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, एवरीथिंग कम्स इन इट। आपके वे ऑफ टॉकिंग ही दूसरों को इम्प्रेस कर जाता है समटाइम्स। और इंटरनेशनल मीडिया पे खास तौर पे आपकी टीम की इमेज एक कैप्टन से बनती है, और खास तौर पे जो आपका स्पोक्स पर्सन है, जो आपके मैच एंड पे या मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसी में एक बहुत ज़्यादा लोग अंदाज़े लगा लेते हैं। अब तो ख़ास तौर पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बिठाए जाते हैं और वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि किस तरह का खिलाड़ी है, किस तरह की इसकी साइकी है। लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा आम कर दिया एक तरह से कहा जाए तो। ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा हमारी जो इमेज है ना, टीम बिल्डिंग और जो इमेज बिल्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इन चीज़ों के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से हमें इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और हमारे खिलाड़ी हैं, अगर मैं अपने करंट कैप्टन की भी बात करती हूँ, वैसे भी मैं किसी की बात करती हूँ, तो मेरे ख्याल से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की ग्रूमिंग की। और होपफुली आगे आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली हमारी टीम के लिए इस तरह की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करे, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके अलावा जो हमने शुरू में बात की थी कि जो हमारे खिलाड़ियों को उनकी जो पावर मैनेजमेंट है, अपना टाइम मैनेजमेंट है, इस सब में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कितनी परसेंटेज, कितने टाइम और क्या कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ की वर्कशॉप्स की ज़रूरत है। या कह सकते हैं कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, उनको अपना काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी नई आने वाली लॉट है, उनको ये चीज़ें सिखाने में।